हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम समाज शास्त्र के जो पेपर हमने कल सॉल्व किया था उसी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए 30 क्वेश्चन कल हो चुके हैं, आज इसके आगे स्टार्ट करना है। तो जो 31 नंबर का प्रश्न है आपका, चीन की पैर बांधने की परंपरा की आलोचना का उदाहरण क्या है, इसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को डाउट में डाल दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर अभी कंफर्म नहीं है, जब भी इसका आंसर कंफर्म होगा तो मैं इसको आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। 32 नंबर प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा के जनक हैं एलन लॉक, रॉबर्ट एच लीवी, फ्रेंच बोआस, एलिजाबेथ जैकेटर। तो इसमें जो आपका फ्रेंच बोआस है वो ऑप्शन सही है, तो इसको टिक कर लीजिए। 33 नंबर जो है आपका, 33 नंबर का जो प्रश्न है, शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है कि शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत का हस्तांतरित करना है। तो ये परिभाषा आपकी इमाइल दुर्खीम की है। ये इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, शिक्षा से जुड़ी हुई बात इमाइल दुर्खीम करते हैं, तो इसको टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 34 है आपका, अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए शिक्षा दो प्रकार की बताई जाती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो हम स्कूल कॉलेजों में प्राप्त करते हैं वो शिक्षा आपकी औपचारिक आ जाती है। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम अपने परिवार के द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब जिसमें किसी तरीके की लिखित शिक्षा नहीं होती, ये समझ सकते हैं आप इस तरीके से। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा, कॉलेज द्वारा प्रदान की गई शिक्षा, परिवार द्वारा प्रदान की गई शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। इसमें प्रश्न है आपका अनौपचारिक शिक्षा। अगर औपचारिक होता तो स्कूल वाला और कॉलेज वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अनौपचारिक पूछा गया है, इसलिए आपका परिवार द्वारा प्रदान की गई शिक्षा इसका जो है आंसर वो सही होगा। तो इसको सी नंबर ऑप्शन आप लोग टिक करके याद कर लें। प्रश्न नंबर 35 है आपका, निम्न में से कौन सी एक राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है इसमें वैध बल का प्रयोग, अन्योन्याश्रितता और व्यापकता, फिर उसके बाद सीमाओं के अस्तित्व में कमी। तो राज्य की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो सीमाओं के अस्तित्व में कमी ये राज्य की विशेषता नहीं होगी। प्रश्न नंबर 36 है आपका, निम्न में से कौन सी सभ्यता की एक विशेषता है। तो देखिए सभ्यता की बात आपकी यहाँ पे पूछी जा रही है। अभौतिक स्वरूप, आंतरिक आचरणों से संबंधित, अपरिवर्तनीय, ये सभी आपकी सभ्यता की विशेषता नहीं है। लेकिन साधन नहीं, साधन है, साध्य नहीं, ये आपकी सभ्यता की विशेषता है। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिए। और बाकी जो इसमें दी है वो संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, सभ्यता से नहीं। तो साधन है, साध्य नहीं, जो आपकी सभ्यता है वो साधन है, साध्य नहीं, क्योंकि साध्य संस्कृति होती है। प्रश्न नंबर 37 है आपका, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसने दिया है। ऑप्शन है आपके टायलर, मैलिनोवस्की, मैकाइवर एवं पेज और क्रोबर। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो मैलिनोवस्की ने दिया है, क्योंकि संस्कृति से संबंधित आवश्यकताओं की बात मैलिनोवस्की ही करते हैं। प्रश्न नंबर 38 है आपका, किसने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक, भौतिक एवं अभौतिक में विभाजित किया है। तो देखिए भौतिक एवं अभौतिक की बात आगवर ने अपनी पुस्तक, जो उनकी सोशल चेंज पुस्तक है, 1922 के प्रकाशन का वर्ष है, तो इस पुस्तक में उन्होंने भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात की है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जो है आपका 39 नंबर का, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें है कार्ल मैनहीम, जिन्सबर्ग, जॉनसन और रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसके जो राइटर हैं पुस्तक के वो है कार्ल मैनहीम। प्रश्न नंबर 40 है आपका, प्रश्न नंबर 40 आप डाउट में डाल दीजिए।
ये एक परिभाषा है सामाजिक संरचना की, जिसके राइटर अभी तक मुझे मिले नहीं हैं। जैसे ही क्लियर होंगे तो ये आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 आपका, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। प्रश्न नंबर 42, समाज को परिस्थितियों का ताना बाना किसने कहा है? तो समाज को परिस्थितियों का ताना बाना आपका मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 43, परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है? इसमें 4 ऑप्शन है आपके। परिस्थिति पुंज की बात, जिसे स्टेटस सेट कहते हैं, तो इसकी बात मर्टन ने की है। इसके अलावा मर्टन ने स्टेटस सेट, रोल सेट की बात भी मर्टन ने की है, और आपके स्टेटस सीक्वेंस की भी बात उन्होंने करी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और लिख लीजिए कहीं, स्टेटस सेट, रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस आदि की बात जो है मर्टन ने करी है। प्रश्न नंबर 44 है आपका, एक व्यक्ति एक छात्र है, फिर चाहे वो मेडिकल इंटर्न बनता है, फिर रेजिडेंट और फिर एक डॉक्टर, यह निम्न में से क्या इंगित करता है? देखिए, जैसे एक विद्यार्थी है, वो पढ़ता है, फिर उसके बाद वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर डॉक्टर बनता है। तो ये परिस्थिति सीक्वेंस, स्टेटस सीक्वेंस है। ये अवधारणा आपकी मर्टन ने दी, और परिस्थिति क्रम जो इसका डी नंबर का ऑप्शन है वो आपका सही होगा। तो इसको टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 45 है आपका, निम्न में से कौन सी एक अर्जित परिस्थिति नहीं है? तो मध्यम वर्ग, डॉक्टर और राष्ट्रपति, ये आपकी अर्जित परिस्थिति हैं, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। वो आपकी परिस्थितियाँ अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं। उसके बाद इसमें ए नंबर का ऑप्शन जो दिया हुआ है, अवैध संतान, ये अर्जित परिस्थिति नहीं है, ये प्रदत्त परिस्थिति है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। तो इसका ये जो आप इसमें पूछा गया अर्जित परिस्थिति नहीं है, तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है आपका, भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी? तो भूमिका दूरी की बात आपके गॉफमैन करते हैं, जिसमें सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। प्रश्न नंबर 47 है आपका, जिसमें एक सूची से आपको मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है सहप्रवासिता, प्राथमिक समूह, जाति और गोत्र। तो जो सहप्रवासिता है, इसमें 3 नंबर का ऑप्शन होगा आपका नातेदारी प्रथा, प्राथमिक समूह आपका होगा परिवार, जाति में होगा अंतर्विवाह 2 नंबर का ऑप्शन, और गोत्र होगा आपका बहिर्विवाह। तो इसमें जो डी नंबर का ऑप्शन है, नीचे देखिए, डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 है आपका, एक सर्जन ऑपरेशन करते समय अपनी मेडिकल टीम के सदस्यों से हास परिहास करता है, उसका यह व्यवहार दर्शाता है। देखिए, तो ये भूमिका अपेक्षा हो जाएगी कि जिस समय वो अपना काम कर रहा है उस समय, मतलब वो हास परिहास कर रहा है, तो वो अपने काम की अपेक्षा कर रहा है, मतलब अपना काम पूरे डेडिकेशन से नहीं कर रहा है। तो ये आपकी भूमिका अपेक्षा की अवधारणा हो जाएगी। तो इसमें टिक कर लीजिए ए नंबर के ऑप्शन में। फिर उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी प्राचीन समाजों की विशेषता है? यांत्रिक एकता, नातेदारी की प्रधानता, संविदात्मक संबंध, सामाजिक विभेदीकरण। तो देखिए, इसमें आपका पहला यांत्रिक एकता और नातेदारी की प्रधानता, ये जो दोनों चीज़ें हैं प्राचीन समाजों में पाई जाती थी, लेकिन संविदात्मक संबंध और सामाजिक विभेदीकरण ये आपकी आधुनिक समाज की विशेषता है, प्राचीन समाज की नहीं है। तो इसमें आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 50 है आपका, सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलता है कहलाता है। तो देखिए, जो व्यक्ति जिस पद पर है, जैसे मान लीजिए
अगर कोई व्यक्ति किसी कॉलेज में टीचर है और वह दूसरी जगह जाकर भी उस कॉलेज में टीचर बन जाता है, तो वो जो परिस्थिति होगी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो ये आपका समांतर गतिशीलता का उदाहरण है, जिसको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका। अगर इसके विपरीत वो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कॉलेज में चपरासी है और फिर वो क्लर्क बन जाता है दूसरे कॉलेज में जाके, या मेहनत करके वो टीचर बन जाता है, तो ये आपकी वर्टिकल मोबिलिटी यानी कि लंबवत गतिशीलता का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें और इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 51 है आपका, अपनी परिस्थिति का आकलन करते समय जिस समूह से हम अपनी तुलना करते हैं वह कहलाता है। नंबर 1 प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, औपचारिक समूह या संदर्भ समूह। अपनी परिस्थिति का आकलन करते समय हम जिस समूह से अपनी तुलना करते हैं वो संदर्भ समूह होता है। संदर्भ समूह मतलब उसकी तरीके ही हम बनना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, दी गई परिस्थिति से जुड़ा प्रत्याशित व्यवहार कहलाता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन होगा सही आपका। दी गई जो हमें परिस्थिति होती है कि उसी के अनुसार अगर हम व्यवहार करते हैं तो वो भूमिका कहलाता है। 53 नंबर प्रश्न है आपका, प्रयोजित एवं प्रतियोगी सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा किसने दी है? तो ये आपकी आर टर्नर ने दी है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में की गई गतिशीलता का मापन कहलाता है। तो देखिए, एक व्यक्ति की संपूर्ण जीवन काल में की गई गतिशीलता मतलब एक व्यक्ति की ही मतलब उतार चढ़ाव की बात की गई है इसमें तो इसमें अंतरा गतिशीलता इसको माना जाएगा। एक ही पीढ़ी की जब बात की जाती है तो उसे अंतरा पीढ़ी गतिशीलता माना जाता है, और जब नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की बात की जाएगी तो उसे अंतर पीढ़ी गतिशीलता माना जाएगा। तो जो ये आपका एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल की गतिशीलता का मापन जो है वो आपका अंतरा पीढ़ी गतिशीलता का उदाहरण है। 55 नंबर प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति द्वारा एक समूह के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है। सात्मीकरण, एकीकरण, सामाजिकरण या व्यवस्थापन। एक व्यक्ति के द्वारा जो मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है वो सात्मीकरण कहलाती है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन आपका क्लियर होगा। प्रश्न नंबर 56 है, नातेदारी आरेख बनाने के लिए निम्न में से कौन सा मूल संकेत महिला के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ये जो आपका सर्किल वाला जो सिंबल है ये महिला के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो ट्रिंगल वाला है ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इनको ध्यान में रखिए। और जो इक्वल आपका बना हुआ है तो ये विवाह के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 है आपका, विवाह के कौन से प्रकार में एक स्त्री के सभी पति सगे भाई होते हैं? तो जो विवाह के दौरान एक स्त्री जो ऐसे लोगों से विवाह करती है जो सभी भाई होते हैं तो भातृक बहुपति विवाह कहलाता है। ये बहुपति विवाह का ही एक प्रकार है। भातृक और अभातृक, एक में सभी भाई होते हैं और दूसरे अभातृक में भाई नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन ये आपका यहाँ पे पूछा गया है, एक स्त्री सभी पति जो उसके होते हैं वो सगे भाई होते हैं। ये भातृक बहुपति विवाह का उदाहरण है जो दिया गया है। प्रश्न नंबर 58 है आपका, भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? तो भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन आपकी इरावती कर्वे ने किया है। इनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और इन्होंने 4 प्रकार की नातेदारी के बारे में बताया भी है। 59 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से विवाह का कौन सा स्वरूप एक विधुर को अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करने का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, पत्नी की बहन के साथ जो विवाह करता है उसको सोरोगेट बोलते हैं, और पति के भाई के साथ जब किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है और उसके भाई के साथ मतलब देवर विवाह जो होता है वो लेविरेट कहलाता है। प्रश्न नंबर 60 है आपका, निम्नलिखित कथन किसका है? प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के प्रयोग एवं अधिकार के लिए किए जाने वाले संघर्ष को कहते हैं। तो ये कथन आपका सदरलैंड का है, तो इसको
नोट डाउन कर लीजिए। सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो हर एक एग्ज़ाम में आपसे किसी न किसी रूप में पूछे जाएंगे। अगर समाजशास्त्र विषय से आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आपका, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।